आज जिस केस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो उतना ही बिजार है कि इसको देखकर आपको ये वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी ताकि आप इसको एग्जैक्टली समझ पाएं, क्योंकि लास्ट में जो ट्विस्ट आएगा वो पूरी वीडियो को आपको दोबारा देखने के लिए मजबूर करेगा। ये स्टोरी बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट होगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। आपको ये बहुत ही वर्थ इट लगेगा कि आपने इसको देखा और कमाल का ट्विस्ट, मज़ा आ जाएगा। बट हम सब के लिए गुड न्यूज़, पहले मैं वीडियो 5 दिनों में एक डालता था और उससे पहले तो कई बार हफ्ते में एक डालता था, लेकिन अब दोबारा से पुराना विकी आप सभी के सामने, वही हम उस टाइप के ही केसेस दोबारा से कवर करेंगे जो आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद थे। और अब मैं वीडियोस या फिर मेरी स्टोरीज 5 दिनों में एक डालने की बजाय 3 दिनों में एक डालूंगा, मतलब कि महीने में 10 से 12 या फिर 15 वीडियोस भी आ सकती हैं। सो आप सबके लिए कि ये जिम्मेदारी है कि आपको वो वीडियोस देखनी है और मेरे लिए जिम्मेदारी है कि आप तक मैं वो क्वालिटी कंटेंट उसी तरीके से पहुंचाता रहूं। बट उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। रिमेंबर ये इंट्रो हुआ करता था हमारा। खैर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक दे दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के मिशिगन के रूरल इलाकों में जाना पड़ेगा। और दिन था 5 जनवरी 1909 का। उस टाइम पर यहाँ कोई पक्के घर नहीं थे, बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए गए थे लकड़ी के या फिर कच्ची छत के। और ऐसे ही एक कॉटेज के अंदर 56 साल का एक पादरी जिसका नाम जॉन कारमाइकल था, वो सुबह सुबह अपने काले कोट पैंट और ड्रेस डालकर बिल्कुल तैयार था। उसने अपने कॉटेज से बाहर निकलने से पहले अपनी वाइफ को हक किया, उसको किस किया, अपने बच्चों को गुड बाय बोला और बाहर निकलकर अपने घोड़े पर बैठकर टुकड़ुक टुकड़ुक करके आगे की तरफ निकल चुका था। असल में वो यहाँ से निकलकर तकरीबन 15 किलोमीटर दूर अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे कस्बे कोलंबस में जाना चाह रहा था। वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन उसने अरेंज किया हुआ था और इस फंक्शन का मकसद बस यही था कि जो भी लोग उसके अंदर आएंगे उसको ईसाई धर्म के बारे में वो बताना था उन सबको, ताकि वो लोग भी उसके चर्च के साथ जुड़ सकें, जितना हो सके उसको अपने धर्म का प्रचार करना था। बट रोड पर भयंकर बर्फ पड़ी हुई थी, सो उसके घोड़े के चलते हुए पैर आधे आधे बर्फ के अंदर धंस रहे थे, इसलिए वो बहुत ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ पा रहा था। और इन बिटवीन, अब क्योंकि वो अपने इस टाउन का एकमात्र पादरी था, सो बाहर जितने भी लोग धूप सेक रहे थे, उस टाइम पर धूप भी खिली हुई थी, लेकिन तो बाहर जितने भी लोग धूप सेक रहे थे या फिर बच्चे बर्फ से वो जो गोले बनाकर फाइट करते हैं ना एक दूसरे से, वो कर रहे थे। तो इस पादरी को इसके कस्बे में हर कोई जानता था। सो जैसे ये उस रास्ते को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रहा था, आसपास बैठे सभी लोग इसको दूर से देखकर हाय करते, इसको प्रणाम वगैरह करते। और अब क्योंकि ये अपने कस्बे का एकमात्र पादरी था, इसको हर किसी के पास रुककर उसकी हाय हेलो लेनी पड़ती, उससे बातें करनी पड़ती। कोई भी बच्चा उसको नमस्ते कर देता तो भी इसको यहाँ पर रुकना पड़ता, क्योंकि इसकी इमेज बहुत ही अच्छी थी पूरे कस्बे के अंदर। बट तकरीबन 40 मिनटों तक अपने घोड़े पर आगे चलने के बाद फाइनली वो अपने इस टाउन से निकल चुका था। सबसे हाय हेलो भी हो चुकी थी और अब टाउन से निकलकर उसको फाइनली फील हुआ कि हाँ, अब उसको कोई भी रोकेगा नहीं, जितने भी घर थे वो सारे पीछे छूट चुके हैं और अब वो फाइनली कोलंबस के लिए निकल सकता है। वो निकलते निकलते अपने जो फंक्शन होने वाला था थोड़ी देर में, उसने जो ऑर्गेनाइज किया था उसके बारे में सोच रहा था कि उसको वहाँ पर क्या क्या स्पीच देनी है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे उन सबको चर्च के अंदर लेकर आना है। बट वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था आगे चलते हुए, लेकिन उसको तभी एक आवाज सुनाई दी और ये आवाज थी एक और घोड़े की, जो कि पीछे से काफी तेजी से आगे की तरफ भागते हुए उसी की तरफ आ रहा था। और जैसे उसने पीछे घूमकर देखा, उस घोड़े के ऊपर एक घुड़सवार जिसने बहुत ही लंबा सा ब्राउन कलर का कोट डाला हुआ है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े लंबे लंबे बाल, दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं। और वो आदमी दूर से ही इस पादरी को, जॉन कारमाइकल को दूर से ही देखकर हाय कर रहा था। जॉन ने जैसे ही पीछे घूमकर ऐसे अपना हाथ ऊपर की तरफ करके देखा कि ये तो वही बीमारी आ गई जिससे वो बचना चाह रहा था। असल में जो आदमी पीछे से आ रहा था घोड़े के ऊपर बैठकर, इसका नाम था गिडियन ब्राउनिंग और ये पूरे कस्बे में दारू के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम। इसका सुबह शाम सिर्फ काम यही था कि सुबह हो गई चलो दारू पी लो, शाम हो गई अब तो दारू का वैसे ही टाइम है तो दारू पी लो। पूरे कस्बे में बदनाम था दारू पीने के लिए, और ना सिर्फ दारू पीने के लिए बल्कि दारू पीकर लोगों से झगड़ा करने के लिए भी। अब जैसे ही जॉन ने देखा कि पीछे से गिडियन ब्राउनिंग आ रहा है और उसको रोक रहा है, उसको पता था कि फालतू में इसका टाइम वेस्ट करेगा और उसको वैसे ही जल्दी है, कोलंबस पहुंचना है, अपने उसी फंक्शन के लिए सेरेमनी अटेंड करनी है। लेकिन अब उसने क्योंकि रोका था तो ये ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि पादरी था, इसकी इमेज पूरे गाँव में बहुत अच्छी थी, सबसे नाइसली बिहेव करने की। लेकिन अंदर ही अंदर वो चाह रहा था कि ये ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट ना करे। धीरे धीरे गिडियन अपना घोड़ा लेकर जॉन के पास आया। गिडियन को अपने पास देख इस पादरी ने भी उसकी तरफ हाय किया, एक छोटी सी स्माइल करी, लेकिन
एक इस मोमेंट पर इस पादरी के मन में ये आया कि पिछले कुछ हफ्तों से ये गिडियन उसको डेली दिख रहा है, लगभग डेली। जब भी वो घर से बाहर निकलता है या फिर मार्केट जाता है, अपने बच्चों के साथ होता है, तब ये उसको आसपास कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर ऐसे ही है बस कि नॉर्मली ये दिख गया? बट अंदर ही अंदर जॉन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि ये उसका ज़रा टाइम लेगा, यहाँ पर अपनी फालतू की बकवास झाड़ेगा, दिन में उसने क्या किया, उसको दारू से कैसे बचना चाहिए, फालतू की बकवास करेगा, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए। तो फाइनली जैसे ही वो उसके पास आया, उसने हाय हेलो किया, तभी गिडियन ने सामने से पूछा कि जॉन तुम कहाँ जा रहे हो? तब जॉन ने सामने से रिप्लाई किया कि मुझे बहुत जरूरी काम है, कोलंबस में मेरे एक फंक्शन है, वहां पर सेरेमनी है और मुझे उसको अटेंड करने के लिए वहां जाना है। तब सामने से गिडियन ने कहा कि अगर तुम बिल्कुल भी माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, हम दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा, रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा, बातें करते हुए एक दूसरे के साथ आगे चलेंगे। ये बात सुनकर जॉन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था अंदर से, क्योंकि उसे पता था कि वो इसके साथ सफर नहीं कर सकता। ये बीच में बकवास करता हुआ जाएगा, दारू की बातें करेगा, और वो एक धार्मिक आदमी है, उसको दारू वगैरह से कोई ज्यादा लालच नहीं है। अंदर से वो मना करना चाह रहा था, लेकिन उसको फाइनली याद आया कि वो एक पादरी है, वो ऐसे ही किसी को भी हेट की नजरों से नहीं देख सकता, वो ऐसे ही किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। अब ना चाहते हुए भी उसने गिडियन को हाँ कर दिया कि ठीक है गिडियन, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने इस डिसीजन के लिए उसको तुरंत ही पछताना भी पड़ा, क्योंकि जैसे ये जर्नी उसकी शुरू हुई, तुरंत ही इस गिडियन ने फालतू की बातें करना शुरू कर दिया और बहुत ही बोर कर रहा था। लेकिन जॉन इस बात से फ्रस्ट्रेटेड था कि ये गिडियन काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, उसको बार बार पूछ रहा है कि वो एग्जैक्टली कोलंबस में कहाँ जा रहा है, किन लोगों से मिलने वाला है, उसने किन किन को इनवाइट किया है, उसका फंक्शन कहाँ पर है, और एग्जैक्टली वो कितने चर्चों के अंदर पादरी है, कितने चर्च उसके खुद के हैं, कहाँ कहाँ वो काम करता है। वो काफ़ी सारे सवाल जॉन से बार बार पूछ रहा था। अब क्योंकि इस गिडियन ने सवाल पूछे थे और सामने ये पादरी है, ये झूठ भी नहीं बोल सकता कुछ भी, इसको सब कुछ सच सच बताना था, क्योंकि ये सारे इसके लिए इसके शिष्य जैसे हैं, इनको सिखाना, इनको सही राह दिखाना इसका काम था। सो उसने सब कुछ सच सच बताना भी शुरू कर दिया कि वो कोलंबस में इस जगह पर जा रहा है, वहाँ उसने लोगों को बुलाया हुआ है, इतनी देर फंक्शन चलेगा, ये सब कुछ होगा फंक्शन के अंदर। और रही बात चर्चों की, तो मेरे पास एक चर्च तो इसी टाउन में है जिसके अंदर हम रहते हैं, मिशिगन के पास, और दूसरा चर्च मेरे पास रैटल रन के अंदर है। रैटल रन यहाँ से थोड़ी दूर एक और छोटा सा टाउन था, और उस चर्च का भी मालिक है जॉन ही था। सो जैसे ये बातें सारी उसने सुनी गिडियन ने, तो गिडियन ने एक बहुत ही अजीब सा काम करना शुरू किया। और ये काम देखकर जॉन खुद बहुत ज्यादा हैरान था कि ऐसा हो कैसे सकता है। असल में इस गिडियन ने घोड़े के ऊपर चलते चलते पीछे होकर अपनी जेब में से एक बड़ा सारा सिक्का निकाला, और अनजाने में ही, उसके कोई इंटेंशन नहीं थी और ना ही वो दिखाना चाह रहा था जॉन को, उसने सिक्का वो ऐसे अपने हाथ में पकड़ा और बार बार उसको वो फ्लिप कर रहा था। ये बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं था। और जैसे ही जॉन ने देखा कि वो बार बार घोड़े के ऊपर चलते हुए अपना सिक्का फ्लिप कर रहा है, जैसे हम उसको टॉस करते हैं ना, और उसमें वो आवाज आती है सिन सी, और वापस जब वो सिक्का हाथ में गिरता है तो टप की आवाज़ आती है, वो आवाज़ बार बार आ रही थी। और गिडियन का कोई ध्यान भी नहीं था उस सिक्के के ऊपर, वो देख नहीं रहा था उसको घोड़े को चलाते हुए कि सिक्का वो बार बार टॉस कर रहा है, फ्लिप कर रहा है अपने हाथों से, लेकिन बार बार वो सिक्के को उछालने की आवाज़ और बार बार हाथ के ऊपर वो टप की आवाज, ये सब देखकर जॉन बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड था गिडियन से। जॉन इस बात से भी इंप्रेस्ड था कि ये सिक्का गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि कोई भी ध्यान नहीं है गिडियन का, वो इसको इंटेंशनली नहीं कर रहा, और ऊपर से वो घोड़े के ऊपर चल रहा है, घोड़ा भी हिल रहा है तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक, लेकिन फिर भी ये सिक्का गिर नहीं रहा। वो सीधा आके गिरता है उसके हाथ के ऊपर, और जब वो दोबारा से उसको उछालता है और वो घूमते हुए ऊपर जाता है और नीचे आकर सीधा उसके हाथ के ऊपर गिरता है, तो वो आवाज बहुत ज्यादा सूदिंग सी थी, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर रही थी जॉन को। जॉन अपनी नजरें उस सिक्के के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था, उसका कोई ध्यान नहीं था कि गिडियन क्या उसको बोल रहा है, कुछ उससे सवाल कर रहा है, बस वो सिक्के को देख रहा था बार बार फ्लिप होते हुए, टॉस होते हुए और वापस उसके हाथ में आकर गिरते हुए। और तभी ये दोनों चलते चलते कुछ मिनटों तक आगे चलते रहे। गिडियन ऐसे ही टॉस करता रहा, जॉन उसको ऐसे ही देखता रहा। कुछ मिनटों तक आगे चलने के बाद फाइनली एक हार्डवेयर स्टोर आया, और उस हार्डवेयर स्टोर के ऊपर आकर ये दोनों घोड़े रुके। ऑब्वियसली इस टाइम पर जॉन अपने घोड़े को नहीं रोकना चाह रहा था, उसको अंदर से पता था कि उसको आगे जाना है और वो पहले ही लेट हो रहा है। इस गिडियन की वजह से तो वो कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी गिडियन और जॉन दोनों ने अपने घोड़े रोके, दोनों घोड़ों से नीचे उतरे, घोड़ों को एक पेड़ के साथ बांधा, और बांधने के बाद फाइनली एक लास्ट टाइम इस गिडियन ने अपना सिक्का फ्लिप किया और दोबारा से उसको पकड़कर अब की बार वापस अपनी जेब के अंदर रख लिया, और अपने सामने खड़े जॉन को कहा कि मुझे कुछ काम है इस हार्डवेयर स्टोर के ऊपर, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जॉन, जिसको अंदर से पता था कि वो लेट है, वो यहाँ से जाना चाह रहा है, लेकिन वो फिर भी जाना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। बट उसने सामने से गिडियन से पूछा कि बताओ क्या काम है। गिडियन ने कहा कि मुझे इस दुकान से कुल्हाड़ी खरीदनी है,
जॉन ने कहा कि ठीक है जाओ ले लो, बट सामने खड़े इस गिडियन ने कहा कि मैं नहीं जा रहा दुकान के अंदर, एक काम करो तुम जाओ, तुम लेकर आओ कुल्हाड़ी। जॉन ने कहा कि ठीक है जैसा आप कहो मैं ले आता हूँ जाके। जॉन अंदर की तरफ गया और खुद अपनी जेब से पैसे निकालकर उसने एक कुल्हाड़ी इस हार्डवेयर स्टोर से खरीदी। वो कुल्हाड़ी लाकर जॉन ने सीधा गिडियन को दी। इस टाइम पर जॉन अंदर से वो फील कर पा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, वो जाना चाहता है, वो यहाँ से निकलना चाहता है, इस आदमी से पीछा छुड़वाना चाहता है, लेकिन बाहर बाहर से वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका गुलाम सा हो चुका है, उसका स्लेव बन चुका है, वो जो कह रहा है वो कर रहा है। लेकिन फाइनली अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका था। दोनों लोग वापस अपने अपने घोड़ों पर बैठे और आगे की तरफ जाने लगे। अब आगे एक रास्ता जाने वाला था कोलंबस टाउन की तरफ और दूसरा रास्ता जाने वाला था रैटल रन की तरफ। अब दोनों घोड़े वैसे तो कोलंबस की तरफ जाने वाले थे, लेकिन इस पॉइंट पर आकर ये दोनों घोड़े रुके और इस गिडियन ने सीधा जॉन की तरफ देखा और कहा कि अब हमें कहाँ जाना है। तब जॉन ने कहा कि ऑब्वियसली हमें कोलंबस जाना है, बट गिडियन ने कहा कि नहीं, हम दोनों कोलंबस नहीं जा रहे, बल्कि हम दोनों तुम्हारे रैटल रन वाले उस चर्च में जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे तुम्हारा वो चर्च देखना है, क्योंकि मैं अगले महीने शादी कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं शादी उस तुम्हारे चर्च के अंदर कर सकता हूँ। जॉन ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चर्च में जा रहे हैं फिर। इस पॉइंट पर जॉन अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि नहीं, उसको अपने काम से अपने उस सेमिनार के लिए कोलंबस जाना था, लेकिन वो फिर भी क्यों, किस मजबूरी की वजह से इस गिडियन की बात मान रहा है और उस चर्च के अंदर जा रहा है अपने वाले में। और जबकि अंदर से इसको पता है जॉन को कि ये गिडियन तो पहले से ही मैरिड है, इसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे तक हैं। ऑब्वियसली ये बकवास कर रहा है, उसके साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इसकी बातें क्यों मान रहा है। दोनों घोड़े उस रैटल रन वाले रोड के ऊपर चढ़ चुके थे और उस रोड पर चढ़ते ही दोबारा से गिडियन ने अपनी जेब में से वही सिक्का निकाला और दोबारा से उसको फ्लिप कर करके बार बार वही सिक्का ऊपर जाता नीचे आता, ठप से उसके हाथ में आता। और सूदिंग अगेन लग रहा था जॉन को इस सिक्के को उछलता हुआ देखना, बार बार वो इसकी आवाज़ को सुनना चाह रहा था। अंदर से उसको पता था कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, वो इसकी बात क्यों मान रहा है, वो इससे छुटकारा क्यों नहीं पा रहा। और आखिर ये गिडियन उससे चाहता क्या है, बट वो कुछ भी कह रहा था, जॉन इस बात को फॉलो कर रहा था। दोनों घोड़े आगे की तरफ चलते जा रहे थे, लेकिन अब इस पॉइंट पर आकर जॉन के मन में डर बैठ चुका था कि आखिर हम दोनों वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, ये गिडियन मुझसे चाहता क्या है, ये मुझे अपने चर्च के अंदर लेकर क्यों जा रहा है। ऑब्वियसली पहले से ही मैरिड है तो शादी की तो कोई बात ही नहीं है। इस टाइम पर आकर जॉन को थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानते हुए आगे की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर तक तुगड़ुक तुगड़ुक चलने के बाद दोनों घोड़े फाइनली रैटल रन के उस चर्च में पहुंच चुके थे। दोनों ने घोड़ों को अपने साइड में पार्क किया, दोनों घोड़े से उतरे, एक पेड़ के ऊपर घोड़ों को बांधकर फाइनली गिडियन ने कहा कि जॉन जाओ तुम्हारे चर्च का ताला खोलो। तुरंत जॉन ने अपनी जेब में से ताली निकाली, मेन गेट को खोला और गिडियन और जॉन दोनों अब इस चर्च के अंदर एंटर हो चुके थे। एंटर होते ही तुरंत जॉन ने सामने की तरफ भागकर एक बड़ा सारा स्टोव बना हुआ था। उस स्टोव के अंदर लकड़ियां आमतौर पर पहले से ही पड़ी रहती थी, क्योंकि आसपास ठंड का काफ़ी गंदा माहौल था, इसलिए तुरंत भागकर जॉन ने साइड में पड़ी हुई माचिस से वो लकड़ियां जलाई ताकि थोड़ी गर्मी इस चर्च के अंदर पैदा हो सके। अब जैसे ही आग जली और आग जलाकर जॉन वापस आ रहा था, चर्च के अभी वो बीच में ही पहुंचा था, वापस इस गिडियन के सामने आ रहा था। चर्च के बीच में पहुंचते ही इस गिडियन ने कहा कि जॉन वहीं पर रुक जाओ, बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहो। गिडियन धीरे धीरे चलता हुआ जॉन के पास गया और जॉन ने पूछा कि तुम्हें और कुछ क्या चाहिए, तुम इस चर्च को देखना चाहते थे ना, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारी शादी है तो तुम इस चर्च के अंदर आराम से कर सकते हो। और अगेन इस गिडियन ने अपनी जेब से वो कॉइन निकाला और दोबारा से फ्लिप करने लगा, अपने हाथ में बार बार उछाल रहा था और दोबारा से इस जॉन का ध्यान उस सिक्के के ऊपर जम चुका था। गिडियन ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे चर्च के अंदर घूमना नहीं है, ना ही मुझे कोई शादी करनी, मुझे बस तुमसे बात करनी है। जॉन ने कहा कि हाँ जी बताओ क्या सेवा करूं। गिडियन ने कहा कि काम करो, तुम अपना सीधा हाथ ऊपर की तरफ करो। ये सुनते ही जॉन ने अपना सीधा हाथ ऊपर की तरफ किया। सामने अभी भी वो गिडियन वही कॉइन बार बार उछाल रहा है। गिडियन ने कहा कि अब एक काम करो, उल्टा हाथ ऊपर करो। उल्टा हाथ भी जॉन ने ऊपर की तरफ कर लिया और कहा कि अब एक काम करो, दोनों हाथ अपने ऐसे कर लो, जैसे हम वो पीटी करते थे ना स्कूल में, ऐसे दोनों हाथ कर लिए इसने। और इस पॉइंट पर आकर जॉन अंदर से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वो अंदर से अपने नेचुरल जॉन को, अपने नेचुरल जो वो रेवरेंड था, वहाँ पर पादरी था, उस चीज़ को फील कर पा रहा था कि उसे यहाँ ना आकर बल्कि कोलंबस जाना था, उसको अपना सेमिनार अटेंड करना था, लेकिन वो कहाँ इस पागल के चक्कर में पड़ा हुआ है। अंदर से उसको ये फील हो रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में बात क्लिक हुई कि वो जस्ट इस गिडियन के चक्कर में आकर हिप्नोटाइज्ड हो चुका है।
वो जो बोल रहा है वही वो सब कुछ करता जा रहा है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है इससे, इसकी बातों से, लेकिन फिर भी वो इसकी सारी बातें मान रहा है। ये सब बातें जॉन के माइंड में चली रही थी कि तकरीबन 7-8 फुट दूर जो कि गिडियन खड़ा था और सामने वही सिक्का उछाल रहा था, तभी गिडियन के फेस के ऊपर जहां अभी तक हंसी थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस सा हो चुका था, बहुत ही स्केरी सा फेस उसका बन चुका था। लंबी लंबी दाढ़ी तो वैसे ही थी, डरावना सा फेस बन चुका था। और तभी जो उसका वो सिक्का हाथ में उछाल रहा था उसको पकड़कर फेंका और आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस पॉइंट पर सब कुछ बदलने वाला था। अगले दिन सुबह 8 बजे के आसपास इस रैटल रन वाले चर्च का केयरटेकर, यहाँ जॉन ने एक केयरटेकर रखा हुआ था अपने चर्च के लिए, क्योंकि वो एक दिन में हर चर्च के ऊपर नहीं जा सकता था। एक दिन में उसको कोलंबस वाले चर्च में जाना होता, एक दिन वो अपने खुद के टाउन वाले में रहता, एक दिन वो रैटल रन वाले में रहता। सो इसने एक केयरटेकर यहाँ रखा हुआ था। अगले दिन जैसे ही सुबह 8 बजे केयरटेकर अपनी ड्यूटी पर आया तो उसको पता था कि जॉन तो अभी आने नहीं वाला यहाँ पर, क्योंकि वो तो कुछ दिन अभी कोलंबस वाले चर्च में बिजी है, उसका वहाँ पर सेमिनार है। लेकिन जैसे ही वो इस चर्च के ऊपर आया उसने दूर से ही देखा कि चर्च की चिमनी का जो बाहर वो मुहाना सा बना हुआ था, उस मुहाने से बहुत सारा धुआं बाहर निकल रहा है। ये बात पक्का थी कि अंदर किसी ने आग लगाई है, लेकिन कौन? क्योंकि उसके अलावा या फिर जॉन के अलावा तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता, और किसी के पास तो इस चर्च की चाबी भी नहीं है। तो यहाँ जॉन आया नहीं, मैंने किया नहीं, तो यहाँ आया कौन? केयरटेकर अपने माइंड में सारी बातें सोचकर पास में गया इस चर्च के, और मेन गेट के अंदर अभी वो अपनी चाबी लगाने वाला था कि तभी उसने देखा कि मेन गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। मतलब जो भी कोई इस चर्च के अंदर आया था वो अभी भी अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकला। केयरटेकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपने साइड में अपने बचाव के लिए, वो क्योंकि आसपास जंगली एरिया था तो वो अपने साथ एक चाकू हमेशा रखता था, उसने अपना चाकू बाहर निकाला और दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलकर जैसे ही वो अंदर गया और अंदर का हाल देखकर वो इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा गांव अब इस चर्च के ऊपर इकट्ठा हो चुका था। जी हाँ, अंदर पूरे फर्श के ऊपर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। ना सिर्फ फर्श के ऊपर था, आसपास जितनी भी कुर्सियां थी, टेबल थी जहां पर लोग आकर बैठकर प्रेयर वगैरह करते थे, उन सभी कुर्सी टेबल्स के ऊपर बहुत सारा खून पड़ा था। इनफैक्ट बहुत सारे कपड़े उनको काट काट कर, फाड़ फाड़ कर, उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आसपास बिखेरे गए थे। वो खून के अंदर लथपथ पड़े हुए थे। वो केयरटेकर अपने पैरों को बचाता हुआ उस खून से थपक करके अंदर की तरफ गया, देखने के लिए कि क्या कोई है अभी भी अंदर, किसी को मदद की अगर जरूरत हो। और तब उन पड़े हुए कपड़ों के बीच में उसको एक टुकड़ा कपड़े का ऐसा दिखा जिसको वो जानता था। वो असल में कपड़े के टुकड़े को नहीं, बल्कि उस कपड़े के ऊपर लगे हुए बटन को जानता था, और ये बटन था जॉन कारमाइकल का। जी हाँ, इस चर्च का पादरी और उसका एक कोट, उसके कपड़े सारे ऐसे कटे फटे हालातों के अंदर, उनके छोटे छोटे टुकड़े आसपास पड़े हुए हैं, बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, और इस खून की एक बहुत बड़ी धार आगे की तरफ जा रही है। केयरटेकर उस खून के निशान का पीछा करते करते आगे की तरफ चला, लेकिन बीच रास्ते में ही उसको खून के अंदर लथपथ एक बड़ा सारा सिक्का मिला। वो सिक्का नीचे ही पड़ा हुआ था। उसको इग्नोर करते हुए ये केयरटेकर आगे की तरफ गया कि ये खून जा कहाँ रहा है, और जैसे ही उसने खून के लास्ट निशान देखे कि ये किस तरफ गया है, वो बहुत ज़्यादा हैरान था। जी हाँ, ये खून सीधा उसी स्टोव की तरफ जा रहा था जो अभी भी चल रहा था, उसके अंदर अभी भी आग थी। उस स्टोव का दरवाजा अभी भी बंद था। ये केयरटेकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपना चाकू अपने कंधे के पास लगा रखा था कि कोई उसके आसपास ना हो, या फिर वो देखना भी चाह रहा था कि आखिर इस स्टोव के अंदर है क्या जो एक खून यहाँ तक गया हुआ है। सो ये डरता डरा उस स्टोव के पास गया। उसने बहुत हिम्मत करके स्टोव का दरवाजा खोला, और अंदर जो उसने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, अंगारों के बीच में एक इंसान की खोपड़ी कटी हुई बीच में रखी हुई थी। केयरटेकर तुरंत समझ चुका था कि कोई था जो यहाँ आया था, जिसने जॉन कारमाइकल यानी कि इस चर्च के मालिक और पादरी, उसका मर्डर कर दिया है और उसके सिर को काट कर यहाँ स्टोव में रख गया। ये बहुत जोर से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया, और पुलिस वाले तुरंत एक बड़ी सारी घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए इस चर्च तक पहुंच चुके थे। केयरटेकर ने पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि ये जॉन कारमाइकल का ये चर्च है और यहीं पर वो पादरी है, लेकिन आज जब मैं आया तो उसके कपड़े यहाँ ऐसे पड़े हुए थे कटे फटे, और उसका सिर उस स्टोव के अंदर था। कोई आया था यहाँ जिसने बहुत बुरे तरीके से जॉन कारमाइकल का मर्डर कर दिया। पुलिस वाले सबसे पहले मिशिगन के उसी गाँव में पहुंचे जहाँ पर एक्चुअल में जॉन कारमाइकल रहा करता था। उसके घर पर गए, आसपास पूछताछ करी। जॉन कारमाइकल की पत्नी ने बताया कि वो सुबह बहुत खुश थे, वो तो कोलंबस जाने वाले थे, रैटल रन जाने का तो उनका कोई प्लान ही नहीं था। वो वहां पहुंचे कैसे, उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। दोनों बच्चों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि हमारे पिता को क्या हुआ, कौन था जिसने ऐसा कुछ किया। वो तो सबका भला चाहते थे, सबसे हंस के बात करते थे। आसपास पूछताछ में पुलिस वालों को पता चला कि इसी कस्बे के अंदर, इसी गाँव में एक गिडियन ब्राउनिंग नाम का एक बंदा रहता है, और उस दिन जिस दिन ये जॉन कारमाइकल अपने घर से निकला था,
उस दिन इसी गिडियन की अपने सगे भाई से बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। बीच रोड पर आकर दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे थे। बहुत बड़ा तमाशा सा बन चुका था। और बाद में गिडियन अपने घोड़े को उठाकर यहाँ से गुस्से में निकला था। और बाद में इन्हीं गांव वालों ने इस गिडियन को जॉन कारमाइकल के साथ उसी रास्ते पर आगे की तरफ जाते हुए देखा था। ऑब्वियसली ये सारी बातें सुनकर पुलिस वालों के माइंड में दो चीजें क्लियर थी। एक तो ये कि लास्ट जो बंदा था जिसने जॉन कारमाइकल को जिंदा देखा था वो था गिडियन ब्राउनिंग, क्योंकि ना तो रेटर रन में किसी ने जॉन कारमाइकल को जिंदा देखा, ना ही इस कस्बे में। सिर्फ ये गिडियन ही था जो कि जॉन कारमाइकल के साथ गया था। और दूसरा, अब ये गिडियन ब्राउनिंग पुलिस वालों के लिए मेन सस्पेक्ट बन चुका था, क्योंकि एक तो ये अपने भाई से लड़ाई करके गया था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो हो सकता है पुलिस वालों की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि उसने अपने भाई की लड़ाई का गुस्सा बेचारे जॉन कारमाइकल के ऊपर उतार दिया हो, उसके साथ ये सब कुछ कर दिया हो। सो पुलिस वालों का काम था बस गिडियन ब्राउनिंग को ढूंढना। सो बेसिकली पुलिस वालों की थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉन गलत टाइम पर गलत जगह पर मौजूद था और साथ में उसके गलत बंदा मौजूद था। पुलिस वालों को पता था कि ये उनकी थ्योरी गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास एक क्राइम सीन था, उनके पास एक सस्पेक्ट था जिसको उन्हें ढूंढना था। 24 घंटे के अंदर पूरे स्टेट में एक बहुत तगड़ी सर्च ऑपरेशन चलाई गई कि गिडियन को ढूंढो। गिडियन की फोटो हर पुलिस स्टेशन में थी, हर जगह उसके बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगे हुए थे कि कहीं तो हो गिडियन, क्योंकि सभी के अंदर गुस्सा था। सभी के लिए बहुत प्यारा था जॉन, लेकिन अब उसकी मौत इतनी भयंकर हुई। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी इतने अच्छे इंसान को इतनी बुरी मौत मिली। सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे। और तकरीबन 4 दिनों बाद और मिशिगन से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर इलिनॉय स्टेट के एक शहर के अंदर एक होटल में रिसेप्शन पर एक महिला बैठी हुई थी। और तभी उसने देखा कि उसके होटल का मेन गेट ओपन हुआ है और उस होटल के मेन गेट से अंदर एक बहुत ही अजीब सा आदमी जिसके कपड़े बहुत ही मैले कुचैले से हैं, उसने एक बड़ा सारा कोट ऐसे ओढ़ा हुआ है और उस कोट को पहनकर वो अंदर आया है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई होमलेस आदमी है, इसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है और ये कुछ मांगने आया है। यहाँ पर देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी दम तोड़ देगा, अभी मर जाएगा। ये इतनी बुरी हालत है इसकी। इसने कुछ खा पी रखा भी है या नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। बट वो आदमी अंदर आया और रिसेप्शन पर आकर उस महिला को बोला कि मुझे एक कमरा चाहिए। अब इस टाइम पर ऑब्वियसली वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़्यादा डर गई। उस रिसेप्शनिस्ट का नाम मिरांडा। सो मिरांडा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गई सामने इस आदमी को देखकर कि ये पैसे दे पाएगा भी या नहीं दे पाएगा और ये कमरा लेना क्यों चाहता है और ये है कौन। सो उसने पहले उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम जॉन एल्डर बताया, बट नाम को सुनकर वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी कि ये आदमी उसको पैसे दे पाएगा भी या नहीं। बट क्या ही करती, उसने एट द एंड पूछ लिया कि तुम्हारे पास पैसे हैं भी या नहीं। जॉन एल्डर ने कहा कि हाँ मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हें दूंगा बिल्कुल, वो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बट फिर भी एक हिचकिचाहट थी मिरांडा के मन में कि नहीं, ऐसे कमरा नहीं देना चाहिए। बट अब क्या ही करे, ऑफ सीजन चल रहा था उस टाइम पर, उसके टूरिस्ट वहाँ पर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए पूरा का पूरा होटल खाली पड़ा था। और ये एक गेस्ट आया है और इसको भी कमरा ना दे तो वो कमाई कहाँ से करेगी। मिरांडा को पता था कि आजकल ऐसे ही लोग कमरा लेने आते हैं, या तो उन्हें दारू पीनी हो या फिर वो कोई कपल हो जो थोड़ी देर रुकेंगे कमरे में और बाहर चले जाएंगे, तो अभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा जब तक कोई सीजन नहीं आ जाता। सो उसने तुरंत जॉन एल्डर का नाम रजिस्टर के अंदर लिखा, उसका सारा पता वगैरह पूछा कहाँ से वो आया है, वो सारी डिटेल्स लिख कर उसे पैसे लिए और कहा कि चलो 2nd फ्लोर पर मैं तुम्हें रूम दे देती हूँ। मिरांडा अपने साथ रूम की चाबी लेकर जॉन एल्डर को लेकर ऊपर की तरफ गई और तुरंत एक कमरे में चाबी लगाकर जॉन एल्डर को कहा कि ये रहा तुम्हारा कमरा, जाओ इसके अंदर आराम से तुम सेटल हो जाओ। जैसे ही जॉन अंदर गया, पीछे से मिरांडा ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत हो तो मुझे बता देना, या फिर अगर तुम कहो तो मैं खाना अभी बनाकर ला देती हूँ, उसके अलग से चार्जेस होंगे। बट वो जॉन एल्डर पीछे घूमा भी नहीं मिरांडा की बात का जवाब देने के लिए। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आज मेरा व्रत है। और ये कहकर उसने मिरांडा के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये बात मिरांडा को भी अजीब लगी कि पहले ही ये ऐसे मरने की हालत में हो रहा है, इतना पतला सा दिख रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि ये व्रत रखे हुए है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो इस बात को इग्नोर किया मिरांडा ने। मिरांडा वापस नीचे आकर बैठ चुकी थी, रात का टाइम हो चुका था। रात को इस मिरांडा की ड्यूटी थी कि होटल के अंदर जितने भी गेस्ट आए हों उनको कॉम्प्लीमेंट्री खाना देना है। अगर वो बिना टाइम खाना मंगवाए तो उनसे पैसे लेने हैं। अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइम था खाना देने का। सो उसने तुरंत खाना तैयार किया। अब होटल के अंदर सिर्फ यही एक बंदा ठहरा हुआ था, ऊपर जॉन एल्डर, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो तुरंत मिरांडा ने एक थाली रेडी करी और जॉन के कमरे के बाहर गई। उसका दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो उस थाली को कमरे के बाहर रख के वापस नीचे आ चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। अगेन मिरांडा की ड्यूटी थी कि सुबह का ब्रेकफास्ट वो ऊपर उस कमरे तक पहुँचाए।
अब तक तो उसने वो वाला खाना खा लिया होगा, या फिर अगर खाना नहीं खाया होगा तो अब तक उसका व्रत तो टूट चुका होगा। सो उसने तुरंत ब्रेकफास्ट रेडी किया और ब्रेकफास्ट की थाली लेकर वो ऊपर की तरफ गई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान कि वो जो थाली रख के गई थी रात को, वो थाली ऐसी की ऐसी, उसको किसी ने टच तक नहीं किया। बट अगेन मिरांडा ने वो नई वाली थाली ब्रेकफास्ट की वहाँ रखी, पुराने वाली डिनर वाली थाली उसने वापस उठा ली और अपने साथ लेकर चली गई, दरवाज़ा नॉक करके कि जो भी होगा अंदर वो आकर बाहर से अपना खाना उठा लेगा। और अब दिन आ चुका था 12 जनवरी 1909 का, एक हफ्ता बीत चुका था। उधर 800 किलोमीटर दूर उस चर्च के अंदर मर्डर हुए जॉन का एक हफ्ता बीत चुका था। बट इस होटल के अंदर चेक इन किए हुए इस आदमी को 3 दिन बीत चुके थे और तीनों दिन मिरांडा 3 टाइम खाना लेकर गई और तीनों टाइम थालियां वापस लेकर आई। तीनों दिन ये आदमी जो अंदर जिसने चेक इन किया था, इसने दरवाजा नहीं खोला, ना ही ये बाहर आया, ना ही इसने खाना खाया। और मिरांडा अंदर से खुश थी कि ठीक है चलो, मेरे को तो कमरे का भाड़ा मिल ही रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है, खाना खाए या ना खाए, जो भी होगा अपने आप भूख लगेगी तो मांग लेगा। बट आज 12 तारीख की शाम हो चुकी थी। मिरांडा अगेन अपनी ड्यूटी पर नीचे आराम से बैठी हुई थी कि तभी उसे सडनली अजीब सी आवाज़ें आने लगी। और ये आवाज़ थी कि जैसे कोई बहुत धीमे धीमे आवाज़ में चिल्ला रहा हो, जैसे कि मॉर्निंग होती है ना, इस टाइप की आवाज़ें उसको धीरे धीरे आ रही थी। तो मिरांडा के मन में कन्फ्यूज़न हुई कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इस होटल में तो अभी कोई कपल भी नहीं है और ना ही ऊपर कोई है रहता है, सिर्फ उस एक आदमी को छोड़ के, और कोई भी नहीं है होटल के अंदर, तो ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। सो मिरांडा एक एक कमरे को चेक करते हुए सभी के आगे कान लगा कर कि क्या पता कोई गेस्ट यहाँ पर गलती से ना रुक गया हो, कोई घुस ना गया हो। एक एक कमरे के आगे कान लगाकर चेक करते हुए ऊपर तक पहुंची और फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ें जॉन एल्डर के उसी कमरे में से आ रही हैं। अब इस पॉइंट पर मिरांडा बहुत ज़्यादा हैरान थी कि अंदर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। सो फाइनली मिरांडा नीचे भागकर मास्टर की लेने गई। मास्टर की लेकर वो ऊपर आई, उसने मास्टर की से दरवाजा खोला, अंदर की तरफ गई, लेकिन अंदर कमरे का हाल बहुत ज्यादा बुरा। चारों तरफ मैला कुचैला सा पड़ा हुआ था, कपड़े इधर उधर पड़े थे, कुछ भी खास अच्छा नहीं था, साफ सफाई नहीं की हुई थी और उल्टियां भी पड़ी थी। बट ये आवाजें इस कमरे से नहीं बल्कि इस कमरे में बने हुए अटैच्ड बाथरूम से आ रही थी। अब हिम्मत करके मिरांडा ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया कि हे अंदर तुम जॉन हो और क्या कर रहे हो, ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो, सब कुछ ठीक है ना। बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तब मिरांडा ने कहा कि मैं अगर दरवाजा खोलूं तो क्या खुल जाएगा, तुमने अंदर से लॉक तो नहीं किया हुआ, क्योंकि आमतौर पर अगर सिंगल बंदा एक कमरे में रहता हो तो वो अपने अटैच बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेन गेट तो लॉक ही है कमरे का। सो इस पॉइंट पर भी बाथरूम का दरवाजा लॉक्ड नहीं था। मिरांडा ने तुरंत हिम्मत करके उस दरवाजे की नॉब को घुमाया और जैसे दरवाजा खोला, सामने देखकर वो पीछे हट गई। क्योंकि सामने टॉयलेट सीट के ऊपर जॉन एल्डर, जिसका मुंह आधा खुला हुआ और उसकी आंखें पूरी फटी हुई, और वो सामने खड़ी मिरांडा को देख रहा था और अपने मुंह से गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा था। बट यहाँ जॉन का मुंह ऐसे ही नहीं खुला था, बल्कि उसका मुंह इसलिए खुला हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये दर्द था क्योंकि उसका गला ऐसे यहाँ पीछे से लेकर आगे तक पूरा ऐसे कटा हुआ था और ये बहुत बहुत ज़्यादा गहरा था। ये घाव इतना गहरा था कि जॉन का इसोफेगस और ट्रैकिया यानी कि खाने की नली और सांस वाली नली दोनों बाहर दिख रही थी मिरांडा को। ये देखकर मिरांडा बहुत ज़ोर से चिल्लाई और खून खून करती हुई नीचे की तरफ भाग कर गई, क्योंकि आगे पूरे शरीर के ऊपर जॉन के और ऐसे पीछे जॉन का सिर दीवार से लगा हुआ था और उसी दीवार से लगे हुए सिर से ही आधा मुंह खोल कर वो देख पा रहा था मिरांडा को, और अपने मुंह से जितनी आवाज निकल रही थी ऊ आ की वो कर रहा था। बट मिरांडा भागकर नीचे की तरफ गई पुलिस को कॉल करने के लिए, पुलिस को बुलाने के लिए। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने जॉन एल्डर की लाश को अपने कब्जे में लिया, लेकिन किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या है और क्यों हुआ है और किसने किया है जॉन के साथ ऐसा कुछ। पुलिस वालों ने जॉन की बेसिक जानकारी मिरांडा से ली और पूछा कि कितने दिनों से रह रहा था, तो 3-4 दिन जो भी बताया इस मिरांडा ने। बेसिक जानकारी लेकर पुलिस वाले जॉन की लाश को लेकर निकल चुके थे। पुलिस वालों को कोई आइडिया नहीं था कि ये दोनों चीजें जो अभी यहाँ हुआ और वो जो 800 किलोमीटर दूर मर्डर हुआ था एक हफ्ते पहले उस पादरी का, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। हॉस्पिटल पहुंच से ही जॉन एल्डर की तलाशी ली गई। अब तक जॉन एल्डर की मौत हो चुकी थी, अब तक वो जिंदा नहीं था, ऊ आ उसकी बंद हो चुकी थी। बट तलाशी में डॉक्टर्स के उसकी जेब के अंदर एक लेटर था, और जैसे ही वो खून से सना हुआ लेटर मिला पुलिस वालों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। डॉक्टर्स ने वो लेटर पुलिस वालों को दे दिया और जैसे उस लेटर को खोलकर पुलिस वालों ने पढ़ना शुरू हुआ, ये लेटर असल में रैटल रन पुलिस वालों के लिए लिखा था। यहाँ से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर वहाँ जो पुलिस स्टेशन था उस पुलिस वालों के लिए लिखा हुआ था ये लेटर। और जैसे ही पुलिस वालों ने लेटर पढ़ा वो समझ चुके थे कि उनके हाथ कुछ बहुत बड़ा लगा है। स्पॉइलर अलर्ट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो जो आदमी
उस होटल के अंदर चेक इन करने गया था और जहां उसकी वो लाश मिली उसका गला कटा हुआ था। उसने अपना नाम जॉन एल्डर बताया था, लेकिन वो जॉन एल्डर नहीं था। अब ये जॉन एल्डर था कौन, या फिर वो आदमी कौन था जिसने होटल में चेक इन किया था, इसको समझने के लिए हमें वापस 5 जनवरी 1909 के दिन जाना पड़ेगा, जब जॉन कार्ल माइकल अपने घर से निकला था उस बड़े सारे सेमिनार में जाने के लिए। अपने घोड़े पर बैठकर वहां से बाहर निकलकर जब वो सभी को हाय हेलो करते हुए अपने रास्ते से बाहर निकल रहा था, और तब गांव से जस्ट बाहर निकलते ही उसको गिडियन मिला। और ये बात सच थी कि उसको गिडियन मिला था, और ये दोनों अपने घोड़ों पर आगे आगे चलते गए और बीच में रुककर इन्होंने एक दुकान से, स्पेशली जॉन ने उस दुकान से अपने खुद के पैसे से कुल्हाड़ी खरीदी और बाद में वो गिडियन के साथ उस चर्च तक गया। इस पॉइंट तक आकर जॉन को लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज्ड हो चुका है, गिडियन ने उसे हिप्नोटाइज किया है और वो उसे कंट्रोल कर रहा है। बट वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। असल में पिछले कुछ दिनों से जॉन को ये गिडियन हर रोज दिख रहा था। पिछले 2-3 हफ्तों से हर रोज गिडियन कहीं ना कहीं उसे मिल ही जाता, या तो किसी लड़ाई में या फिर किसी को बोलते हुए, या फिर खुद सामने से गिडियन आकर जॉन से मिल रहा था। और जॉन जब फाइनली 5 जनवरी के दिन अपने घर से बाहर निकला था और शहर से बाहर निकलकर जब उसको गिडियन मिला, तो इस पॉइंट पर जॉन बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि आज फिर से कमाल हो गया, ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है कि ये डेली गिडियन मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है। बल्कि ऐसा पहले नहीं था, ये कभी कभार दिखता था मुझे। जैसे जैसे गिडियन जॉन के पास आ रहा था अपना घोड़ा लेकर, जॉन अंदर ही अंदर ये मन में सोच चुका था कि ये जो बंदा आ रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं आ रहा, बल्कि इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ मैजिकल पावर्स जो भगवान ने इसको स्पेशली दी हैं, और ये भगवान का ही कोई ना कोई इशारा है कि ये मुझसे बार बार डेली मिलने आता है। इसको कैसे पता कि मैं किस टाइम पर कहाँ होऊंगा, लेकिन पिछले इतने दिनों से डेली कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। या तो ये मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है या फिर इसके पास जादुई पावर है। और जब बीच रास्ते में गिडियन ने अपनी जेब से निकालकर वो कॉइन फ्लिप करना शुरू किया, बार बार वो कॉइन फ्लिप कर रहा था और जो ठप करके उसके हाथ में आकर गिरता, तो ये चीज जॉन को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रही थी। वो बार बार उस कॉइन की तरफ ही देख रहा था, उससे उसका ध्यान हट ही नहीं रहा। गिडियन क्या बोल रहा है कोई मैटर नहीं करता, वो कॉइन वो बार बार उसी की तरफ देख रहा था। और अंदर ही अंदर जॉन ने मान लिया कि ना सिर्फ इसके पास जादुई पावर है, बल्कि ये कॉइन को भी अपने इशारों पर नचा रहा है, और साथ में मुझे भी। वो कॉइन स्पेशली मुझे हिप्नोटाइज करने के लिए है ताकि मैं इसके कंट्रोल में आ जाऊं। और लिटरली जॉन पूरा का पूरा कंट्रोल में आ चुका था गिडियन के। जॉन अंदर ही अंदर हिप्नोटाइज हो चुका था खुद के मन से, और वो जो भी कुछ कर रहा था वो सिर्फ गिडियन के कहने पर कर रहा था। और जब गिडियन ने कहा कि मुझे इस दुकान पर रुककर कुछ सामान लेना है, तब जॉन ने मना नहीं किया। दोनों उतरे और गिडियन ने कहा कि मैं सामान लेने नहीं जा रहा, तुम जाओ। जॉन ने बिना कुछ ना नुकर करे सीधा कह दिया कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। अंदर जाकर खुद के पैसे से वो कुल्हाड़ी लेकर आया, गिडियन को ला कर दी, और दोनों वापस आगे आगे चलने लगे। और एक पॉइंट पर आकर जब वो 2 रास्ते बट रहे थे, एक कोलंबस के अंदर जा रहा था और एक आगे रेटल रन की तरफ जा रहा था। और इस पॉइंट पर भी गिडियन ने कहा कि मुझे तो रेटल रन जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब जॉन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रेटल रन चलूंगा, मैं तुम्हें अपना चर्च दिखाऊंगा। ये दोनों लोग जब रेटल रन के चर्च में पहुंचे, जॉन ने ताला खोला, जॉन गिडियन को भी साथ में अपने अंदर लेकर गया, स्टोव में आग लगाई। और जब वो वापस आ रहा था तब गिडियन ने रुक के कहा था कि अपने हाथ ऐसे करो ऐसे करो। और फाइनली जब उसके हाथ ऐसे हो चुके थे जॉन के, तब जॉन को अंदर ही अंदर लग रहा था कि ओ माय गॉड, ये पोजीशन तो जीसस क्राइस्ट की होती है और इसने मेरी पोजीशन बना दी है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाह रहा। और इस टाइम पर सामने गिडियन अपने हाथ में वो कॉइन बार बार फ्लिप कर रहा था। बट इस मोमेंट पर जो गलती अभी तक नहीं हुई थी गिडियन से, वो हो गई। गिडियन ने पूरे रास्ते में वो कॉइन फ्लिप किया था लेकिन एक बार भी नहीं गिरा। बट इस मोमेंट पर जैसे ही सामने जॉन ऐसे हाथ करके खड़ा था और गिडियन उसके पास आ रहा था कॉइन को फ्लिप करते करते, तभी जॉन के हाथ से वो कॉइन नीचे जा गिरा। और जैसे ये कॉइन नीचे गिरने की आवाज़ जॉन ने सुनी, जॉन समझ चुका था कि ये कॉइन ही है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये कॉइन ही मुझे हिप्नोटाइज करके रखे हुए है। और जैसे ये कॉइन गिरा, उसका भी हिप्नोसिस खत्म हो चुका है। खुद को बचाने के लिए जॉन उस पोजीशन को छोड़ के सीधा गिडियन की तरफ भागा और गिडियन के हाथ से वो कुल्हाड़ी खींच ली और कहा कि जल्दी चलो, फटाफट अपने कपड़े उतारो जल्दी से सारे। अब गिडियन, उसको समझ नहीं आ रहा कि एकदम से इसको क्या हो गया, ये अभी तक मेरी सारी बातें मान रहा था, एकदम से क्या कर रहा है। बट सामने जॉन के हाथ में हथियार था और गिडियन ने कहा ठीक है मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ। सारे कपड़े उतरवा कर उसने तुरंत जॉन के हाथ में दे दिए। जॉन ने सारे कपड़े लिए, एक हाथ में कपड़े दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी, और उसी कुल्हाड़ी से उसने सीधा गिडियन के ऊपर वार कर दिया। गिडियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, चारों तरफ खून खून हो चुका था। लिटरली पूरे चर्च का फर्श खून से भर चुका था, आसपास की टेबल कुर्सियां उन सब पर खून। और फाइनली गिडियन का सर लेकर वो उस सर को उठाकर सीधा स्टोव की तरफ लेकर गया और जितने भी पीसीज नीचे गिडियन के कलेक्ट कर पाया वो उसकी बॉडी के, वो सारे पीसीज को एक बाल्टी में भरकर
उस स्टोव तक लेकर गया और बाल्टी समेत उसने सब कुछ उस स्टोव के अंदर रख दिया। धीरे धीरे गिडियन की लाश उसी आग के अंदर जलने लगी, लेकिन इन बिटवीन जब वो आग जल रही थी उस टाइम पर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कपड़े उतार दूं और अपने कपड़ों को चीर फाड़ करके यहाँ सब कुछ फैला दूं और गिडियन के कपड़े पहन लूं, तो कोई भी जब आएगा इस चर्च में तो वो मेरे कपड़े यहाँ पर कटे फटे देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो जॉन जो यहाँ का पादरी है उसी का मर्डर हो चुका है और उसी की लाश उस स्टोव के अंदर जल रही है। अपने चर्च को ऐसे ही हाल के अंदर छोड़कर और गिडियन ब्राउनिंग के कपड़े पहनकर वो चर्च से बाहर निकला और सीधा एक साधन पकड़ के वहाँ से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर इलिनॉय के उस शहर में गया, उस गांव में गया और फाइनली उस होटल के अंदर गया जहाँ पर मिरांडा वो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। अपने वो गंदे से कपड़े पहनकर गिडियन वाले ही उन्हीं कपड़ों में उसने चेक इन किया, अपना नाम जॉन एल्डर बताया और ऊपर वाले कमरे के अंदर जाकर रहने लगा। 3 दिनों तक जॉन कारमाइकल AKA जॉन एल्डर जो कि उस कमरे के अंदर था वो बहुत ही ज़्यादा पछतावा कर रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, उसने क्या कर दिया अनजाने में, चाहकर भी या फिर ना चाहकर भी उसके हाथ से क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था। और फाइनली अपने ही कमरे के बाथरूम में बैठकर उसने अपना ही गला चाकू से काट दिया और काटने से पहले उसने एक लेटर लिखा जिसके अंदर उसने पूरी अपनी कन्फेशन लिखी थी कि उसने क्या क्या कुछ किया, क्या उससे हो गया। और ये लेटर था रैटल रन पुलिस के नाम। ऑब्वियसली उसने सारी चीज़ें लेटर के अंदर लिखी, जो कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे गिडियन ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया था और कैसे वो कॉइन जब वहाँ पर गिरा तो मैं हिप्नोटाइज से बाहर आ चुका था और तब मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ किया। मैंने मर्डर जानबूझकर नहीं किया, ना ही मैं करना चाहता था, ना ही मेरी कोई खास दुश्मनी थी गिडियन से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गिडियन मुझे मारना चाहता है इसलिए मैंने उसे पहले ही मार दिया। बट इस स्टोरी के एंड में मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि जो जॉन कारमाइकल था असली, ये जो पादरी था, इसके परिवार में और भी कई सदस्य थे जिनके दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेंटल सफ़र कर रहे थे अपना, उनकी मंदबुद्धि थे वो, थोड़ा सा कह सकते हैं हम। लेकिन जो भी कुछ हुआ यहाँ पर ये सच में बहुत ज़्यादा बदकिस्मत था। आप मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये रियल इंसिडेंट था, इसको आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ था 1909 में। ऑब्वियसली उस टाइम के कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं मिल पाते या फिर उस टाइम पर कोई कैमरा वगैरह नहीं था या फिर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो केस को बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन कर सकें। बस जो था मैंने आपको बताया। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही आप अपने फेवरेट टॉपिक्स जिनके ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट में लिखें। कोई अगर आपका इंडिविजुअल टॉपिक हो कि इसके बारे में मुझे स्टोरी कवर करनी चाहिए, उसके बारे में भी नीचे ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे अब सीरियसली काम करना है, बिल्कुल तमीज़ से, कोई फालतू की वो नहीं, इसमें तरीके से हर 3 दिनों में एक वीडियो आएगी, बट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए उसमें। खैर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रूकी सिनेफिले को एंड कमेंट पिक में डू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।